नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच में डिफरेंस जाना और उसके बारे में टाइप ऑफ इकोनॉमी और सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बारे में पूरा डिटेल से अध्ययन किया है और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा था। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों जो भारतीय फिस्कल स्थिति है, जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी जो राजकोषीय नीति है, इसके बारे में हम लोग बजट की क्या प्रक्रिया है, पहले राजकोषीय नीति को समझेंगे, उसके बाद बजट का क्या प्रोसेस होता है, एक एक करके पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होती है हेडिंग की फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति में हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं बजट आता है, जो ऑलमोस्ट जो इकोनॉमिक्स का प्रोसेस होता है वो इसी पर डिपेंड करता है। कैसे, अभी हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो फिस्कल पॉलिसी है, तो फिस्कल पॉलिसी में अगर राजकोषीय नीति की बात करें तो अगर इसका कोई दूसरा नाम है क्या, क्योंकि दोस्तों हर बार अपन लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं एग्जाम में आजकल उसका रिलेटिव नाम भी पूछ लेते हैं। ये जनरल चीज है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए इसे किस नाम से भी जाना जाता है, आय व्यय की नीति। आय और व्यय की नीति क्यों जाना जाता है, जैसे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा और आप लोगों को साथ साथ नोट्स भी बना के रखना है। पिछले वीडियो में ये शिकायत आई थी कि वर्ड काफी छोटे थे तो दिखने में थोड़ी परेशानी हुई थी, तो इसलिए मैंने सारी चीजें पहले थोड़ी क्लियर कट लिख ली है ताकि आप लोग आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो फिस्कल, ये एफ शब्द मैंने फिस्कल पॉलिसी से यूज करना था, FV, ठीक है। तो इसे हम लोग आय व्यय की नीति भी बोलते हैं, बजटीय नीति भी बोलते हैं और कराधान नीति के रूप में भी। मतलब अगर हम लोग राजकोषीय नीति को राजकोषीय नीति ना बोलकर अगर हम लोग आय व्यय की नीति बोलेंगे तब भी वही बात होगी, बजटीय नीति बोलेंगे तब भी वही बात होगी और कराधान की नीति बोलेंगे तब भी वही बात होगी। तो ये आप लोगों को इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है कि इसमें जो इसकी जो डेफिनेशन है, कैसे समझेंगे कि ये राजकोषीय नीति एक्चुअल में होती क्या है। तो उसकी बात करें, क्या ये है सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख घटक, जो इकोनॉमिक्स नीतियां बनाई जाती हैं अपन के भारत में, जो बजट से संबंधित है, बजट की प्रोसेस होती है, उसकी नीतियां, प्रोसेस सभी प्रकार का, चाहे आप टैक्सेशन से ले लो या किसी प्रकार की प्राप्तियां हो गई, व्यय हो गया, ठीक है ना। तो उसमें जो भी ये प्रमुख घटक क्या है, देखिए दोस्तों इसमें ये क्या कह रहा है, सरकार की आर्थिक नीति का प्रमुख घटक है। कैसे, इसका क्या लक्ष्य होता है, इसके द्वारा आर्थिक विकास, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें इसका रोल रहता है, ठीक है ना, इस नीतियों में। और इसके अलावा सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, क्या हो गया, सोशल जस्टिस, मूल्य स्थिरता, मनी स्टेबिलिटी हो गया, पूर्ण रोजगार सृजन। तो अगर रोजगार से रिलेटेड बात करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करेंगे या मनी स्टेबिलिटी से बात करेंगे तो इसमें सबसे मुख्य लक्ष्य इसी का ही होता है। एक पॉलिसी क्रिएट होती है ना दोस्तों, राजकोषीय नीति एक प्रकार की पूरे साल की नीति तय होती है जिसमें ये मैनेजमेंट किया जाता है, चाहे रोजगार से रिलेटेड हो, मनी स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी हो। आगे अगर बात करें संसाधनों की गतिशीलता, संसाधनों से रिलेटेड हो, जो भी संसाधन उत्पादन किए जाते हैं भारत में, आयात हो रहे हैं, निर्यात हो रहे हैं, उन सबसे रिलेटेड हो और इस लक्ष्य की पूर्ति की जाती है। तो अब आप लोग समझ में आ गया होगा फिस्कल पॉलिसी में। फिस्कल पॉलिसी में जो राजकोषीय नीति है ये एक प्रकार सरकार के क्या है, प्रमुख या आर्थिक नीति का क्या है, घटक होता है। इसमें दोस्तों हम लोग आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, मूल्य स्थिरता, रोजगार सृजन और संसाधनों की गतिशीलता को बैलेंस करते हैं। तो इसमें हम लोग ये सारी चीजें, हमारा टारगेट ये सारी चीजें रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारी चीजें जो मेनली थी वो हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स या इंडियन डेवलपमेंट या इंडिया के विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होती है, ऑलमोस्ट हर चीज का संबंध, हर उत्पादन या प्रोडक्शन का संबंध किससे होता है, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स से ही होता है। अगर आप किसी प्रकार की खेती भी करते हैं तो उससे जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन का आगे क्या प्रोडक्शन के बाद क्या हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं आगे टैक्सेशन का हो सकता है, उत्पादन पर करों के अलावा और क्या हो सकता है, बहुत सारी जो चीजें है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है।
तो ये चीज आप लोगों को आराम से समझ में भी आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं जो राजकोषीय नीति है, इसका जो निर्माण, मतलब ये राजकोषीय नीति बनाता कौन सा है, कौन सा डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, इसका निर्माण कौन करता है। तो इसका निर्माण है जो वित्त मंत्रालय, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वो इसका निर्माण भी करती है और इसका मैनेजमेंट भी देख रही है। तो आप सीधा समझ सकते हैं फिस्कल पॉलिसी का सीधा संबंध है वित्त मंत्रालय से। और ये किस रूप में आती है, ये बजट के माध्यम से किया जाता है। समझ गए ना दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट होता है। अब बजट क्या है, बजट को हम लोग पूरा डिटेल में जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। फिस्कल पॉलिसी में दोस्तों मुख्य रूप से प्रीलिम्स के हिसाब से, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो, यूपीएससी प्री का हो, तो उसमें बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये जस्ट आप लोगों को सिर्फ समझाने के हिसाब से बताई गई है। तो क्या कह रही है, इसका निर्माण और क्रियान्वयन है जो वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो वित्त मंत्रालय वाला विभाग है, बजट के माध्यम से किया जाता है। कैसे बजट के माध्यम से, अभी हम लोग बजट को पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, वहां पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या कर रहा है वित्त मंत्री, अब ये तो समझ में आ गया होगा कि इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का रोल रहता है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों वित्त मंत्री, अब आपके सामने वित्त मंत्री शब्द आ गया है तो आपके दिमाग में ये आनी चाहिए वर्तमान में जो वित्त मंत्री कौन है, तो वो है निर्मला सीतारमण। जो हाल ही में वर्तमान के वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर, वो कौन है, निर्मला सीतारमण। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, निर्मला सीतारमण। आप सीधा नाम लेके भी बोल सकते हैं। यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। जो ये फिस्कल पॉलिसी है, ये राजकोषीय नीति है, निर्मला सीतारमण। अगर वर्तमान की बात करें तो निर्मला सीतारमण वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से क्या कर रही है, फिस्कल पॉलिसी को प्रस्तुत कर रही है। कहां पर, पार्लियामेंट में कर रही है ना। तो ये अभी हम लोग बजट को जब समझेंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा पार्लियामेंट में कौन से विभाग में ये सारी चीजें। तो ठीक है ना दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है, वर्ष में, ईयर में एक बार बजट के माध्यम से फिस्कल पॉलिसी को प्रस्तुत करता है। कहां पर, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के लोकसभा और राज्यसभा में। क्लियर हो गया। तो ये आप लोगों को दोस्तों आराम से फिस्कल पॉलिसी की जो बेसिक चीज थी, उस जिसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, वो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती थी बजट, क्योंकि बजट का रोल है, क्योंकि ये फिस्कल पॉलिसी का संबंध, सीधा संबंध किससे है, बजट से ही है। तो अब बजट को स्टार्ट करते हैं, उसका पूरा डिटेल में लिखेंगे और आप लोग साथ साथ नोट्स में बना सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की। तो बजट की बात करें, बजट क्या है, बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बोगेट, ये बजट शब्द आया है, आया कहां से, तो ये क्या, फ्रेंच भाषा के बोगेट शब्द से लिया गया। ये फ्रेंच भाषा का एक शब्द था, उसका नाम क्या था, शब्द क्या था, बोगेट, बोगेट था। और इसका अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। आप लोग देख रहे होंगे जब भी वित्त मंत्री पार्लियामेंट में अपना जो भी बजट प्रस्तुत करने जाते हैं, या आप लोग फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति बोल सकते हैं, प्रस्तुत करने जाते हैं, तो इनके हाथ में क्या होता है, अपन रेल बजट, आम बजट जिसके बारे में सुनते हैं, जहां पर सरकार की घोषणाएं होती हैं, जिसके माध्यम से सेंट्रल में क्या रोल रहता है, इसके अलावा रेलवे में क्या रहता है, उसकी सारी घोषणाएं उस एक थैले में होती है। थैला मींस उनके पास एक बॉक्स होता है। आप लोग टीवीओ में भी देखते हैं, नोट करते हैं कि जब भी फाइनेंस मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में जाते हैं तो उनके हाथ में एक बैग होता है। तो वो बैग है जो दोस्तों, इसका नाम है बोगेट, एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, और इसको चमड़े का थैला, इसका अर्थ क्या हो गया, चमड़े का थैला। स्टार्टिंग में कुछ इसी प्रकार का था जब इससे बजट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अभी आप लोग नोट मत करना है कि भाई वो चमड़े का है, ध्यान रखना दोस्तों। अभी उनके पास एक सूटकेस टाइप का कुछ रहता है, बैग, ठीक है ना। अब बात आती है कोई जो बजट है, तो बजट सबसे पहले बजट कहां, क्योंकि दोस्तों ये वैसे यूपीएससी जैसे एग्जाम में फैक्ट नहीं आते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप बजट पढ़ रहे हो तो कुछ छोटे छोटी चीजें, यूपीएससी हो या हो सकता है आप एसएससी, एनटीपीसी या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो वर्ल्ड का, विश्व का पहला बजट जो पेश किया गया था वो था 1733 सन में प्रोफेसर फिलिप द्वारा ब्रिटेन में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, विश्व का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया, प्रोफेसर फिलिप ने। कब किया, 1733 में। कहां पर किया, ब्रिटेन में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आ जाती है, ये तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने बात कर ली।
भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि जो भारत में सबसे पहला बजट स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत 1947 के बाद का पहला बजट है जो आर के सन्मुखम द्वारा, रेड्डी या चेट्टी आप लोग बोल सन्मुखम शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का 1947 में पहला बजट सन्मुखम शेट्टी द्वारा ये बजट प्रस्तुत किया गया था। ठीक है ना। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो गई। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में कौन है? प्रोफेसर फिलिप। क्लियर हो गया? ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जो भारत में, अगर ये एक प्रकार का फैक्चुअल डेटा है दोस्तों, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए भारत में 10 से अधिक बार, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि सबसे अधिक बार, आपके सामने दो स्टेटमेंट आ सकते हैं। सबसे अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया, और एक आ सकता है 10 से अधिक बार बजट किसने प्रस्तुत किया। तो वो दोनों कौन है दोस्तों? मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे, इन्होंने 10 से अधिक बार बजट प्रस्तुत किया। तो अब अधिकतम पूछ ले तब भी यही है, और 10 से अधिक बार पूछे तब भी यही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है बजट में। ये आप हो सकता है कैमरे में ये लाइन नहीं दिख रही होगी, इसमें ये लिखा हुआ है कि भारत में सबसे अधिक 10 बार बजट मोरारजी देसाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात हम लोग बजट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो प्रथम है, भारत का प्रथम है, वो बात होगी। अब सबसे पहले बात करते हैं जो बजट है, क्योंकि अब संविधान की बात आनी स्टार्ट होगी। हम लोगों ने भारत में कब बजट प्रस्तुत किया? 1947 में स्वतंत्र हुआ था भारत। ठीक है ना। उसके बाद अगर बजट की बात करें तो संविधान का निर्माण हुआ। संविधान के 112 मतलब 112 जो 12वां आर्टिकल है, 112 वाला आर्टिकल है, इसमें दोस्तों बजट से संबंधित है। ये जो बजट वाले फिस्कल पॉलिसी का जो बजट टॉपिक है, इससे संबंधित डिटेल में अध्ययन किया गया है। तो कैसे? इसमें अगर बात करते हैं आर्टिकल 112 जो अनुच्छेद 112वां है, इसमें बजट से संबंधित, लेकिन ये ध्यान रखना दोस्तों, संविधान के बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि भाई 112वां जो अनुच्छेद है, इसमें स्पष्ट रूप में बजट शब्द का यूज किया गया है। बजट शब्द का यूज नहीं किया गया है। इस छोटी छोटी चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। यूपीएससी में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप आईएएस जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, और गलतियां होती हैं है या नहीं है। हम लोग ये सीधा 112 देख लेते हैं और बजट से संबंधित है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी रहना चाहिए, क्या बजट शब्द का उल्लेख किया गया है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर क्या उल्लेख किया गया है? यहाँ पर है सरकार के आय और व्यय का वितरण। समझ रहे ना दोस्तों? यहाँ पर बजट की ना बात करके या बजट शब्द यूज ना करके सरकार के आय और व्यय, कितना आय हुई है और कितना खर्च किया है, समझ रहे ना? तो इन दोनों का जो वितरण है, इस टाइप का वर्ड यूज किया गया है, ना कि बजट शब्द यूज किया गया है। ठीक है ना? तो संविधान में नहीं है। ये अपन लोग हो सकता है नियम प्रक्रिया में हो सकता है, लेकिन संविधान में ये दोस्तों पॉलिटिक्स का टॉपिक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। जब हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे बहुत जल्दी, इकोनॉमी खत्म करने के बाद लक्ष्मीकांत की पॉलिटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग और डिटेल में जानेंगे। ठीक है ना? तो अब बात आ जाती है कि जो बजट है, बजट को कौन सा डिपार्टमेंट तैयार करता है? अब हम लोगों ने यहाँ तो वित्त मंत्री, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बात कर ली, तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी काम कौन कर रहे हैं? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वित्त मंत्रालय विभाग। ठीक है ना? वित्त मंत्रालय का विभाग है जो इसको तैयार करता है, इसको बजट को। तो ये सारे पॉइंट है दोस्तों, एग्जाम में सीधे सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल ढंग से नोट्स भी बनाने हैं और चीजें समझते हुए जाना है, ताकि चीजें लंबी देर तक याद रहे। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री क्या कर रहा है? वित्त मंत्री है जो अब क्या कर रहे हैं कि जो ये बजट है, अब दो चीजें आपके सामने आती है कि एक तो बात आती है कि जो वित्त मंत्री है पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में जो बजट प्रस्तुत कर रहा है, किसको पूछ के कर रहा है, मतलब किसकी अनुपस्थिति है? तो ये है जो राष्ट्रपति की अनुमति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है भारत के, इनके सहमति से, जब इनकी सहमति हो जाती है, फिर लोकसभा और राज्यसभा में ये बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये क्या कर रहा है स्टेटमेंट? वित्त मंत्री दोनों सदनों के राष्ट्रपति की सहमति, दोनों सदनों में राष्ट्रपति की सहमति से दोनों सदनों में प्रस्तुत करता है। ये दो बार दोनों सदनों यूज किया गया, तो आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं।
ठीक है ना। तो ये आप लोग आराम से दोनों सदनों में राष्ट्रपति की सहमति से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है ना, आप इस प्रकार यहां से लिख सकते हैं। ये 2 बार यूज किया गया, इसको मैंने हटा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ये सहमति हो गई, राष्ट्रपति ने सहमति दे दी और वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत कर दिया। वित्त मंत्री हमारे कौन है अभी? निर्मला सीतारमण। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे अपडेट हो फिर आप लोग ऐड कर देना। ठीक है ना, आप लोग करंट के साथ बदलते रहेंगे, गवर्नमेंट आती रहेंगी, वित्त मंत्री बदलते रहेंगे, सारे मंत्रालय विभाग के अधिकारी बदलते रहेंगे। ये दोस्तों करंट का टॉपिक है, आप लोगों को रेगुलर करंट से अपडेट रहना होगा। अब बात आती है कि भाई जो सरकार के आय और व्यय के वितरण, मतलब बजट में ऐसी कौन कौन सी चीजें जोड़ी जाती है, कौन कौन से डेटा होते हैं, तो उसमें दोस्तों आप लोग नोट करेंगे तो उसमें एक चीज होगी आने वाले वर्ष का अनुमान। जैसे बजट इस साल की बात कर रहे हैं, अब कौन से, अभी 2020 के एंड में जनवरी में आप लोगों ने नोट किया होगा 2021 के जनवरी में बजट प्रस्तुत किया गया, तो ये एक साल का अनुमान भी इसमें था। मतलब आप लोग नोट करेंगे कि भाई अभी जो क्या चल रहा है 2021 चल रहा है, ठीक है ना। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कोरोना काल चल रहा है, तो वो कॉमेडी का टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर नोट करें तो ये बात हो जाती है कि 2021, ठीक है, 2021 क्या चल रहा है, तो ये क्या करेगा 2020 के आंकड़े भी डालेगा और 21 के भी। 21 का जो अनुमान है, आने वाले वर्ष का अनुमान, अगर बजट आया है फरवरी में जब बजट प्रस्तुत किया गया, तो आने वाले एक साल का अनुमान भी इसमें ऐड होता है, उससे रिलेटेड सारी चीजें ऐड होती है। आने वाले वर्ष का अनुमान, चालू वर्ष का अनुमान, जो ये सत्र चल रहा है, जो बजट का सत्र चल रहा है वर्तमान में, उसका अनुमान, और पिछले वर्ष का वार्षिक ब्यौरा। समझ रहे ना दोस्तों, वर्तमान स्थिति, आने वाली स्थिति, और जो पास्ट की बात, जिसमें पिछले वर्ष का जो क्या डेटा रहा है उसका पूरा प्योर एनालिसिस। समझ रहे ना। तो बजट में कौन कौन सी चीजें होती हैं, आने वाले वर्ष का अनुमान, चालू वर्ष का जो वर्तमान की स्थिति है, और पिछले वर्ष का। तो इसमें 3 चीजें आप लोगों को, ये तीनों स्टेटमेंट आप लोगों के दिमाग में छपे होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं इनमें से कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। फिर या हो सकता है 3-4 यूपीएससी एग्जाम होगा तो वहां पर 3 स्टेटमेंट दे दे, या इसमें से एक फेरबदल करके आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। सरकार की आय और व्यय का प्रबंधन 3 खातों में होता है। अब बात आ जाती है कि जो हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, यहाँ शब्द यूज किया गया आय और व्यय का, तो आय और व्यय का क्या सिस्टम क्या है, उसका अगर प्रोसेस की बात करें तो इसमें दोस्तों 3 खाते देखने को मिलेंगे। अब जब हम लोग पॉलिटी पढ़े या इकोनॉमिक्स पढ़े, यहाँ भी आप लोगों को बजट इतना इंपॉर्टेंट है जितना पॉलिटी में। हाँ, इसमें आप लोग ये नहीं पढ़ेंगे जो बजट की प्रक्रिया क्या होती है, पहले स्टेज में जाता है, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, उसको इसमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें ये जो बजट का प्रोसेस होता है उसमें हम लोग आराम से पढ़ेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, जो सरकार की आय और व्यय का प्रबंधन है वो होता है 3 खाते हैं। तो 3 खाते कौन कौन से होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खाता है संचित निधि। कौन सा है, संचित निधि, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कंसोलिडेटेड फंड। कंसोलिडेटेड फंड है जो, ये क्या है, आय और व्यय का प्रबंधन का पहला खाता है। अब इस खाते का उल्लेख है जो अनुच्छेद है 266, कौन सा, 266 फर्स्ट, 266 आर्टिकल का पहला भाग। समझ रहे हैं ना दोस्तों। इसमें मैंने 1 डाला है क्योंकि आगे वाले में 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि सब इस आर्टिकल में 2 खाते हैं और अगले वाले में तीसरा खाता है। क्लियर हो गया। तो इसमें जो आर्टिकल पूछ ले क्या भाई, जो भारत की संचित निधि है, संचित निधि का संबंध बजट से है, ये हम लोगों ने देख लिया। अभी जो संचित निधि है, कंसोलिडेटेड फंड है, वो आर्टिकल 266(1) समझ रहे ना। तो इसमें क्या हो रहा है, संपूर्ण राजस्व प्राप्तियां, जो रेवेन्यू प्राप्तियां है, रिसिप्ट है, जो रेवेन्यू रिसिप्ट है संपूर्ण टोटल, इसमें क्या हो रहा है, जितने भी राजस्व प्राप्तियां वो रेवेन्यू रिसिप्ट है, जो ऋण लिया गया हो, किसी प्रकार का अगर कोई पेमेंट लिया गया हो या दिए गए ऋण पर ब्याज मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग ब्याज से संबंधित हो, ऋण दिया गया हो, ऋण लिया गया हो, किसी प्रकार के मनी से रिलेटेड आप लोगों को ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। वो कहां पर है, कंसोलिडेटेड फंड में देखने को मिलेगी, यहाँ पर जमा होती है। कैसे,
देखो ये पहला खाता तो हो गया, इसमें आप लोग ध्यान रखना है रेवेन्यू रिसीव्ड है, जो ऋण लिया गया है और दिए गए ऋण से जो हम लोगों को ब्याज मिल रहे हैं टैक्स के माध्यम से हो कोई भी। अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। आज जब हम लोग इसको रेवेन्यू और कैपिटल में रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट में जब दोनों को डिफाइन करेंगे ना तो आराम से सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। तो कुछ बहुत जल्दी हम लोग आगे स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले इसको अपन लोग खाते को डिटेल में जान लेते हैं ताकि आगे समझ आए। तो इसमें आगे क्या कर रहे हैं, इसमें पैसा निकालने के लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। तो ये बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये आप लोगों को जब आप संचित निधि पढ़ रहे हो तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए। क्या ये अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं? दो चीजें होती है, एक स्थिति होती है जैसे बैंक में हमारे पैसे जमा है तो अपन को पूछने की जरूरत नहीं है, सीधा बैंक में जाके पैसे निकलवा सकते हैं। और दूसरी चीज होती है कि पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट जब भी हम लोगों को या जब संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं, अनुदान विधेयक हो गया, विनियोग विधेयक हो गया, तो इसके माध्यम से क्या हो रहा है, पैसे निकालने, पार्लियामेंट से पैसे निकालने जरूरी है, वो भी किसकी अनुमति, पार्लियामेंट की अनुमति से संचित निधि से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो अनिवार्य किसकी अनुमति है, पार्लियामेंट की, समझ रहे हैं ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि संसद की अनुमति से ही आप संचित निधि से पैसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही मुंह उठा के जाने से कुछ नहीं होने वाला है, वो भी विनियोग विधेयक। और तो वो आप लोग जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसका और डिटेल में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यह प्रक्रिया राज्य में भी लागू है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम लोग बजट की बात कर रहे हैं तो ये का ये प्रोसेस है जो स्टेट लेवल पर भी है। अगर आप किसी राज्य से संबंधित हैं तो ये के ये यहाँ पर आप लोगों को संसद देखने को मिलेगी, स्टेट लेवल पर आप लोगों को विधानमंडल देखने को मिलेगी। तो विधानमंडल में वही विधान परिषद आ जाती है, विधानसभा आ जाती है, और सेंट्रल में हम लोग पार्लियामेंट में बात करते हैं, लोकसभा आ जाती है और राज्यसभा आ जाती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें दोस्तों ध्यान रखने, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ऐसा नहीं आप लोगों को बोलते हैं ये केवल संसद में ही होती है, तो गलत है दोस्तों। ये केवल संसद में नहीं, ये स्टेट लेवल पर भी होती है, मतलब विधानमंडल में भी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ओनली चर्चा नो मतदान। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, इसमें चर्चा नहीं की जाती, मतलब आप चर्चा कर सकते हो जब संचित निधि से पैसे निकाल रहे हैं या डाल रहे हैं, आप लोग चर्चा कर सकते हो। पूरे जो भी सदस्य है पार्लियामेंट के, वो आराम से बैठ के बातें कर सकते हो कि इसमें क्या कम ज्यादा अपनी राय है। लेकिन इसमें कोई मतदान नहीं होता है कि भाई इसमें मत 2/3 मतदान हो, या इसके लिए कोई छोटा इलेक्शन की बात है या कोई भी हो, वो प्रोसेस नहीं होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। सिर्फ इसमें आप लोग चर्चा कर सकते हैं, पैसे निकाले हैं तो बैठिए अपना अपना सुझाव दीजिए, जो भी प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए मतदान नहीं करवाएंगे, भाई 2/3 होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए, वो प्रोसेस नहीं होता है। अब बात आ जाती है नीचे। तो हो सकता है दोस्तों आपको ये लाइन थोड़ी दिख नहीं हो रहा है कि मैं आपको बता देता हूँ। लोक लेखा निधि जो दूसरा खाता है आय और व्यय के प्रबंधन का, वो कौन सा है, लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट। तो पब्लिक अकाउंट है जिसमें आर्टिकल 266(2) जो पब्लिक अकाउंट है दोस्तों, लोक लेखा खाता है दूसरा, पहला संचित निधि, दूसरा लोक लेखा, मतलब पब्लिक अकाउंट है, वो है आर्टिकल 266 का दूसरा भाग है, ठीक है ना। दूसरे भाग में यहाँ पर 266 कोष्टक में 2 लिखा हुआ है। इसके अंदर दोस्तों मैंने यहाँ पर, हो सकता है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ पर 2 पॉइंट है तो मैं दोनों को हटा के यहाँ पर लिख लेता हूँ। एक तो ये लिखा हुआ विनिवेश फंड, ठीक है। दूसरा है मनरेगा फंड, ठीक है ना। तो ये जो आप लोगों को लोक लेखा के नीचे स्क्रीन में हो रहा है कि दिख नहीं रहा है आप लोगों को, यहाँ पर विनिवेश फंड और मनरेगा फंड लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। पब्लिक अकाउंट में विनिवेश फंड भी शामिल होता है, मनरेगा फंड की बात आएंगे तो हम लोग संचित निधि में न डालकर पब्लिक अकाउंट में होगा। इसके अलावा विनियोग जो पब्लिक अकाउंट है, इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, राष्ट्रीय लघु बचत निधि का हो, पेंशन निधि का हो गया, भविष्य निधि का हो गया हो, राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें पब्लिक अकाउंट से, अगर आप लोगों के स्टेटमेंट में ये सारी चीजें हो तो इसका मतलब ये संचित निधि मतलब कंसोलिडेटेड फंड का नहीं है, ये पब्लिक अकाउंट मतलब लोक लेखा खाते का भाग है। तो ये दोनों में डिफरेंस करने का तरीका है,
ठीक है ना। ये सारी चीजें दिख जाए तो आप लोगों को संचित नीति की ओर नहीं देखना है। इसके अलावा हो तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन है और अपने अपने रूल्स है, तो वो ध्यान रखना है। अगर आगे बात करें संसद में नो परमिशन, अब हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फंड में तो बात की भाई पार्लियामेंट नहीं कहेगा या स्टेट लेवल पर विधानमंडल नहीं कहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पर ये पब्लिक अकाउंट कह रहा है किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए और पैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस ध्यान रखना है कि इसमें संसद की परमिशन अनिवार्य है, मतलब संसद के अनुमति जरूरी है, और लो पब्लिक अकाउंट के लिए संसद की अनुमति जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कंटीजेंसी फंड, मतलब आकस्मिक निधि। तीसरा जो खाता है आय और व्यय के सरकार का, पहला खाता संचित निधि, दूसरा पब्लिक अकाउंट, और तीसरा है जो आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड है। जो इसमें अगर बात करें तो ये आर्टिकल 267 267वां आर्टिकल है ये, ठीक है ना। 266 फर्स्ट में कंसोलिडेटेड फंड हो गया, 266 सेकंड में है जो पब्लिक अकाउंट हो गया, और 267 267 वाले भाग में कंटीजेंसी फंड आ गया। इसमें अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये आर्टिकल 267 है, ये बात याद रखना है। और इसमें दोस्तों 500 करोड़ होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसमें इस वाले फंड में 500 करोड़ होते हैं। उसका यूज किया और कब लिया जाता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल की अनुमति से आकस्मिक स्थिति पैदा होने पर। आप लोग ये शब्द का ध्यान रखना है, जब इमरजेंसी की स्थिति हो देश में तो 500 करोड़ यहाँ पर जमा होते हैं, निकाल सकते हैं, और जब मैनेजमेंट हो जाए तो वापस डालना पड़ता है। तो ये किसकी अनुमति से होगा? हम लोगों ने संचित निधि में संसद की बात की, पब्लिक अकाउंट में संसद की बात नहीं की, और इसमें जो आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड है जो, इसमें आप लोगों को राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति स्टेट लेवल मतलब सेंट्रल लेवल पर बात करेंगे, और स्टेट लेवल पर कौन होता है? राज्यपाल की परमिशन से आप लोग पैसे निकाल सकते हैं। तो दो शब्द मैंने ये स्टेट लेवल के हिसाब से यूज किया है, और दूसरा है जो राष्ट्रपति है जो सेंट्रल लेवल पर है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, आकस्मिक स्थिति में पैसा निकालने हो तो आप इस फंड से पैसे निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी सर कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में देश में इमरजेंसी तो फैली हुई है, तो क्या पैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं दोस्तों। वैक्सीनेशन के लिए काफी पैसों की प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है गवर्नमेंट ने यहाँ से निकाले भी हो। तो एक प्रकार की क्या है? आकस्मिक स्थिति, मतलब एक इमरजेंसी स्थिति है, तो यहाँ से आप इस डेटा से आप लोग इस अकाउंट से पैसे आप लोग नहीं, ठीक है ना। जो यहाँ पर गवर्नमेंट का काम है, आप लोग ऐसे नहीं वहां जाके खाता नहीं है आपका, तो आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये स्टेट और सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उनके लिए। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आगे आप हेडिंग डाल दीजिए बजट को। हम लोग अभी जो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट है, इसको इसमें कौन कौन सी चीजें आती है वो जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने अभी तक जो सरकार का आय और व्यय वाले खाते देख लिए और बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया। आगे आप हेडिंग डालनी है आप लोगों को। जो बजट है, बजट को हम लोग मुख्यतः दो चीजों में देखते हैं, एक कैपिटल बजट होता है, एक रेवेन्यू बजट, मतलब राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, ठीक है ना। पूंजी बजट आप लोग बोल सकते हैं, ये सब लिखा है, पूंजी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट है, इनके भी दो भाग हैं इन सब में, क्योंकि दोस्तों सवाल यहीं से बनते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से समझना जरूरी है। सीधा कभी कभार पूछ लेते हैं, जैसे ये कैपिटल रिसिप्ट है, जो पूंजीगत प्राप्तियां है, तो पूंजीगत प्राप्तियों से रिलेटेड कोई भी आप लोग पूछ लेते हैं, विनिवेश का संबंध किससे है, क्या पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय से है, राजस्व व्यय से है। तो ये क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही कंफ्यूजन में डाल सकते हैं, तो आप लोगों को आराम से कवर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्व बजट की। आप लोगों को इसी प्रकार इंडेक्स बनाना अपनी कॉपी में, क्योंकि जिससे आप लोगों को चीजें शॉर्ट होगी और चीजें सारी कवर होगी, ठीक है ना। तो रेवेन्यू जो बजट है, इसको दो भागों में देखते हैं हम लोग। एक होता है जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। तो दोस्तों मैं हिंदी और इंग्लिश की दोनों टर्म में साथ लेके चल रहा हूं, ताकि आप लोगों का किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। जो रेवेन्यू रिसिप्ट है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय, इसमें कौन कौन से आते हैं सिर्फ आप लोगों को ये ध्यान रखना है। राजस्व प्राप्तियां हम लोग देखेंगे, जो राजस्व की प्राप्तियां की जाती है, मतलब इसमें आप लोगों को देखेंगे आप लोग टैक्सेशन है, मतलब कर से संबंधित। कर में हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। तो अगर टैक्स से संबंधित आप लोगों की किसी प्रकार की वसूली हो रही है, तो वो किस में आएगा? वो रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा,
ठीक है ना। टैक्स से संबंधित चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, वो सारी चीजें आएगी रेवेन्यू रिसिप्ट में, राजस्व प्राप्ति में, न कि कैपिटल रिसिप्ट में। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों में आप लोग चारों को अच्छे से कवर करना है। तो एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसके अलावा नॉन टैक्सेस एरिया कौन कौन से हैं? सभी प्रकार के शुल्क, किसी प्रकार के शुल्क का प्रोसेस किया गया हो स्टेट के द्वारा, सेंट्रल के द्वारा, या किसी प्रकार का लाभ लिया जा रहा है पैसों के माध्यम से या ब्याज के माध्यम से पैसे लिए जा रहे हैं, क्या ये प्राप्तियों की बात हो रही है दोस्तों? एक्सपेंडिचर की बात नहीं हो रही है कि व्यय क्या मतलब खर्च नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। तो इकट्ठे करने की चीजें कौन कौन सी होती हैं गवर्नमेंट के पास? वो एक तो लाभ के माध्यम से, शुल्क के माध्यम से, टैक्स के माध्यम से, किसी प्रकार की चीजें से ब्याज जो मिल रहा है उनसे। इसके अलावा घरेलू और विदेशी प्राप्तियां, आप लोग देखेंगे घरेलू से भी कोई भी प्राप्तियां हो रही है पैसों के माध्यम से, विदेशों के माध्यम से किसी प्रकार का प्रोडक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कुछ भी मिल रहा हो, तो सारी चीजें राजस्व में आती है, राजस्व प्राप्तियों में, रेवेन्यू रिसिप्ट में। क्लियर हो गया? तो ये अपन को आराम से समझ में आ गया। इसके अलावा जो रेवेन्यू रिसिप्ट है इसमें आप लोग शुल्क और जुर्माने, किसी प्रकार की फीस, तो ये अपन लोगों ने अभी बात कर ली है। और जुर्माने किसी प्रकार का आप लोग देखेंगे किसी अलग अलग प्रकार के जुर्माने चल रहे हैं, जुर्माने लग रहे हैं, किसी प्रकार का महारानी का जुर्माना लग रहा है, या अभी कोविड की वजह से देख रहे हैं जो कोविड का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं, शादियों के टाइम में हो या किसी भीड़ भाड़ के इलाकों में, तो वो उल्लंघन कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है उनसे चार्ज लिया जा रहा है, मतलब जुर्माना लगाया जा रहा है। तो ये जुर्माना भी दोस्तों यही आ रहा है, समझ रहे हैं ना, रेवेन्यू रिसिप्ट में ये जुर्माना आ रहा है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सहयोग, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बने हुए हैं, बड़े बड़े आप लोग देखेंगे यूएनएससी है, WHO, किसी प्रकार के बड़े बड़े संगठन है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तो ये क्या है, ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इससे मिला हुआ सहयोग भी किसमें आ रहा है? रेवेन्यू रिसिप्ट में, राजस्व प्राप्तियों में आ रहा है। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि कौन कौन सी चीजें हैं जो राजस्व प्राप्ति होती हैं, जहां पर गवर्नमेंट को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता है, ना तो किसी को उधार देना पड़ता है, ना ही उधार लेना पड़ता है, मतलब किसी प्रकार की देयता नहीं होती है, वो होती है राजस्व प्राप्तियां। गवर्नमेंट का कुछ नहीं लगता है, ब्याज मिल रहा है, टैक्स के माध्यम से पैसे मिल रहे हैं, तो गवर्नमेंट के क्या लग रहा है? कुछ भी तो नहीं लग रहा है। आप टैक्स के माध्यम से पैसे चुका रहे हो तो आप गवर्नमेंट को कुछ दे रहे हो क्या? नहीं दे रहे हैं ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इसमें गवर्नमेंट की किसी प्रकार की देयताएं नहीं होती है, सीधा गवर्नमेंट को डायरेक्ट फायदा होता है, वो इसी माध्यम से होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का कहाँ खर्चा होता है, अभी आगे बात करते हैं। ये तो बात हो गई रेवेन्यू रिसिप्ट की। आगे मैं बात करता हूँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। जो राजस्व व्यय होता है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पैसों को बहा रहे हैं, मतलब किसी न किसी योजना में हो, किस किस में अभी हम लोग देखेंगे, मतलब पैसों को खर्च करना पड़ रहा है, एक्सपेंड करना पड़ता है। और यहाँ तो अपन लोगों को इकट्ठा कर रहे थे ना, चाहे टैक्स के माध्यम से हो, फीस हो, जुर्माने हो, किसी प्रकार के प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर या किसी नियम प्रक्रिया के उल्लंघन पर हम लोग जो भी पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, वो सारा यहाँ पर आता है। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसमें जो आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ रहा है, कैसे? देखिए दोस्तों, ब्याज, यहाँ पर आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो पैसे लेने भी पड़ते हैं, तो उसका ब्याज चुकाना पड़ता है। यहाँ पर तो आप लोग घर बैठे आराम से ब्याज मिल रहा था, जो भी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन ये वाला ब्याज का सिस्टम है दोस्तों, ये मनी से रिलेटेड ही है, ठीक है ना। इसके अलावा रक्षा मतलब जो आप लोगों के रक्षा विशेष पर आप लोग जैसे कमांडोज पर, जो भी किसी कमांडोज की सुरक्षा के लिए उनके जो सैनिक होते हैं, फौजी भाई होते हैं, तो उनके लिए क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ ना कुछ मैनेजमेंट करती है, तो उनके लिए भी तो रक्षा व्यय हो गया ना। या आप लोग देख सकते हैं मिसाइल का परीक्षण हो गया, बड़े बड़े अंतरिक्ष अनुसंधान होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट को व्यय करना पड़ता है। तो ये किससे संबंधित है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से, ठीक है ना। आगे बात आ जाती है वेतन। अब आप लोग सोच रहे हैं आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट नौकरी, तो गवर्नमेंट नौकरी करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट को अपनी जेब में से बजट देना पड़ेगा आपको, समझ रहे हैं ना। तो ये वेतन आप लोगों को किसी प्रकार के जो हर महीने सैलरी मिलती है, सैलरी भी राजस्व व्यय के अंदर आती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने पास से आपको देने पड़ेंगे। अगर आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लगती है तो ये चीजें जो आपका वेतन होता है, सैलरी होती है, वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आएगी, राजस्व व्यय से संबंधित है, ठीक है ना। राजस्व व्यय है जो राजस्व बजट का ही भाग है। तो आप लोगों को दोनों को टाइप और इसमें कौन कौन सी चीजें कैसे समझनी है, वो सारी चीजें मैं बताते जा रहा हूँ। आगे बात आ जाती है पेंशन। अब पेंशन की बात आ जाती है, आप लोग भी देखते होंगे 60 एज हुई नहीं
पेंशन स्टार्ट हो गई, जो भी ओल्ड एज वाले होते हैं वो क्या करते हैं, पेंशन मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारी अपने जो चुनावी टाइम में बहुत सारी घोषणा तो कर देती है, लेकिन आखिरकार उनको अपने, चाहे उनको बेनिफिट हो रहा है, ऐसा नहीं है दोस्तों अपने जेब से दे रही है, ये कोई जेब से नहीं दे रहे। यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसिप्ट था इसके माध्यम से उनके पास दुनिया भर का पैसा इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से लेते हैं यहाँ व्यय करते हैं, यहाँ कम पड़ता है तो यहाँ पर अपना आप चीजें स्लो हो जाती है, ठीक है ना। तो आगे पेंशन की बात होगी। इसके अलावा प्रशासन से रिलेटेड चाहे विधेयक हो या प्रशासन मैनेजमेंट करने में जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जो प्रशासन को चलाने के लिए जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट व्यय एक्सपेंडिचर, पार्लियामेंट एक्सपेंडिचर मतलब संसद व्यय, इसके माध्यम से जैसे भी सांसद होते हैं, विधेयक होते हैं या इनके मैनेजमेंट या दूसरे कोई भी मैनेजमेंट पार्लियामेंट से रिलेटेड हो, तब भी गवर्नमेंट को अपने पास से पैसे देना चाहिए, लेकिन वो उनका खुद का पैसा होता नहीं, वो कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा होता है, ठीक है। आगे अगर बात करें मेजर सब्सिडीज, जो बड़ी बड़ी सब्सिडियां होती है, ठीक है ना, तो सब्सिडी के थ्रू आप लोग देखेंगे कि भाई एलपीजी गैस सब्सिडी, बहुत सारी आप लोग किसानों से रिलेटेड बहुत सारी सब्सिडियां देते हैं ताकि उनको पैसा गवर्नमेंट थोड़ा इन्वेस्ट करे, थोड़ा वो करे और उनको ज्यादा बेनिफिट हो जाए। तो सब्सिडी का पैसा भी आप लोगों को कहां पर इन्वेस्ट होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत ही आता है। क्लियर हो गया? तो आराम से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि भाई जो पूंजी बजट है, अभी हम लोगों ने तो रेवेन्यू बजट को समझा, जिसमें हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अच्छे से समझ लिया, एक एक पॉइंट को हम लोगों ने समझने की कोशिश की और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है पूंजी बजट, जो कैपिटल बजट है। कैपिटल बजट को भी दो भागों में बांटा गया, जिस प्रकार रेवेन्यू बजट को बांटा गया। तो कैपिटल जो बजट है इसमें आप लोगों को कैपिटल रिसिप्ट आ गया और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजी से रिलेटेड, और पूंजीगत व्यय, मतलब पूंजी प्राप्त हुई, पूंजी में निवेश किया, समझ रहे हैं ना। तो अभी कैसे, अभी हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूंजीगत प्राप्तियां, जो कैपिटल रिसिप्ट है, इसमें आप लोग देखेंगे बाजार से लिया गया ऋण। क्या हो गया इसमें? बाजार से लिया गया ऋण हो गया, ठीक है ना, किसी प्रकार के, या विनिवेश, आप लोगों ने कहीं भी विनिवेश किया हो। इसके अलावा भविष्य निधि, जो आप लोग किसी प्रकार की LIC हो गई, ठीक है ना, इससे संबंधित हो। किसान विकास पत्र से मिला हुआ पैसा भी, किसान विकास पत्र से भविष्य निधि फंड होता है, उससे संबंधित स्वर्ण बॉन्ड हो गया। इसके अलावा ट्रेजरी बिल, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आप लोग ये भी जोड़ दीजिए पूंजीगत प्राप्तियों में ट्रेजरी बिल से मिला हुआ पैसा। ट्रेजरी बिल का क्या सिस्टम होता है, कौन जारी कर सकता है, ये एक चीज तो बता देता हूँ, सिर्फ सेंट्रल जारी करती है ट्रेजरी बिल, स्टेट का, राज्य सरकार का कोई रोल नहीं रहता है। अभी हम लोग इसके बारे में भी आगे जब पढ़ेंगे तो उसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी कैपिटल रिसिप्ट में जो आ रही है चीजें, बाजार से लिए गया ऋण, विनिवेश, ठीक है ना, और भविष्य निधि, किसान विकास पत्र, स्वर्ण बॉन्ड हो गया, इससे मिला हुआ पैसा, और ट्रेजरी बिल से मिला हुआ पैसा। तो ये सारी चीजें हैं जो कैपिटल रिसिप्ट के तहत आएगी, बस इतना आप लोगों को समझना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात आ जाती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर है मतलब पूंजीगत व्यय, जो पूंजीगत व्यय हो रहा है, यहाँ पर पूंजीगत व्यय किसमें हो रहा है? निवेश, मतलब सबसे पहला हो गया निवेश, हो गया घरेलू किसी प्रकार के उद्योगों में पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब निवेश कर रहे हो, मतलब पूंजीगत व्यय कर रहे हो, लेकिन उससे बेनिफिट वाले काम कर रहे हो। ये वाला व्यय नहीं है, इसमें आप लोगों को फायदा हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ जरूर फायदा होगा। यहाँ पेंशन दे रहे हो, कोई फायदा हो रहा है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कोई फायदा नहीं, सैलरी दे रहे हैं, हाँ ठीक है काम करवा रहे हो, लेकिन पैसा तो नहीं मिल रहा वापिस। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो निवेश हो रहे हैं घरेलू उद्योग में, जो डोमेस्टिक लेवल पर उद्योग धंधे चलाए जा रहे हैं, उसमें निवेश करो। इसके अलावा योजनागत व्यय, योजनागत व्यय से मतलब ये हो गया, आप लोग देखेंगे गवर्नमेंट है जो बहुत सारी योजनाएं जारी करती है, बहुत सारी योजनाएं अलग अलग प्रकार से, ये इन्वेस्ट करो, ये मिलेगा, वो मिलेगा, दुनिया भर की। इलेक्शन के टाइम तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। तो योजनागत व्यय भी आप लोगों को पूंजीगत व्यय से संबंधित है। इसके अलावा ऋण का भुगतान करना हो, कृषि में निवेश करो, कृषि से संबंधित, कृषि को बढ़ावा देने के लिए क्या करती है गवर्नमेंट?
कृषि से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में निवेश करती है एग्रीकल्चर में। इसके अलावा रेलवे डिपार्टमेंट से रेलवे को बढ़ावा देने के हिसाब से। इसके अलावा रक्षा व्यय भी होता है, इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे नहीं आप लोगों को कंफ्यूज होना है कि यहाँ भी रक्षा ये व्यय है तो ये व्यय भी सेम ही है और इसमें भी ये व्यय, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर किया जाता है। ठीक, इसके अलावा शहरों में निवेश करना हो तो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी निवेश करते हुए देखेंगे आप लोग। तो ये जो आप लोगों ने अभी जो पढ़ा है, जिसमें हम लोग बजट को समझा आराम से, हम लोगों ने जो रेवेन्यू बजट है और कैपिटल बजट है दोनों के टाइप्स को आराम से समझा। रेवेन्यू रिसिप्ट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इन दोनों को आराम से दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही नोटबुक में क्या करना है, इंडेक्स बनाना है। और इसके अलावा भी आप लोगों को कहीं भी पॉइंट दिखे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन खींची, इससे संबंधित तो नीचे लिख लिया, या इससे संबंधित तो यहाँ लाइन की लिख लिया। तो इससे क्या हो गया, आपके एक ही सोर्स हो जाएगा और सोर्स में जो भी कमी होगी वो पूरी होने के बाद अपने आप में पूरा परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ताकि जब भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप लोग बहुत सारी चीजें देखोगे, हो सकता है कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, वो डाल दो इसमें, तो आप लोगों का सोर्स कंटेंट का जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये आप लोगों को आराम से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे जीरो बजट बजटिंग। ये टाइप ऑफ बजट ही है, ये भी टाइप ऑफ बजट ही है, लेकिन आप लोग ये भी सुनने में आते हैं, आप लोग देखते हैं जीरो बेस बजटिंग, ठीक है ना, हिंदी में भी ये लिखा जाता है जीरो बेस बजटिंग, ठीक है ना, जीरो बेस बजट। तो इसे हम लोग सनसेट बजट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों को ये भी पूछ ले सनसेट बजट क्या होता है या जीरो बेस बजटिंग का मतलब क्या हो गया। तो इसका मतलब की बात करें दोस्तों, इसमें ये कह रहे हैं पुराने वर्षों के व्यय पर विचार नहीं किया जाता है। पुराने व्यय जो लास्ट ईयर से आगे, जो पास्ट से संबंधित किसी प्रकार के एक्सपेंडिचर है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो किस पर ध्यान दिया जाता है, इसमें बिल्कुल नए सिरे से काम स्टार्ट किया जाता है, समझ रहे हो ना। तो इस टाइप का जो बजट जीरो बेस बजटिंग होगी उसमें बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगा। ओल्ड ईयर में क्या बजट हुआ, क्योंकि हम लोगों ने बजट में पढ़ा आने वाले, पुराने और चालू वर्ष, इन तीन चीजों को पढ़ा। तो लेकिन इसमें आप लोग देखेंगे जो जीरो बेस बजटिंग का प्रोसेस होता है, इसमें पुरानी चीजों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, पुराने आंकड़ों पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होता है। तो ये क्या हो गया, सनसेट बजट कहते हैं। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर बात करें तो आगे है लैंगिक बजट, मतलब जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या होता है, इसमें दोस्तों महिलाओं के विकास और शिशु कल्याण के लिए जो बच्चों के कल्याण और वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित जो बजट तैयार किया जाता है, जो महिलाओं और बच्चों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए एक बड़ी बड़ी स्कीमें लानी हो या उनके विकास के लिए किसी प्रकार के कार्य करने हो, उसके लिए एक धनराशि बजट के माध्यम से जारी की जाती है। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, जेंडर बजटिंग या लैंगिक बजट बोलते हैं उसे। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देखेंगे अभी जो टोटल या प्रमुख इंपॉर्टेंट डेफिसिट है भारत से संबंधित, जो घाटे हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजकोषीय घाटा, मतलब फिस्कल डेफिसिट। जो राजकोषीय घाटा है इसका मतलब क्या हो गया, ये इसमें कुल वे जो टोटल क्या हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, जो कुल व्यय और कुल प्राप्तियां, मतलब कितना इन्वेस्ट किया है, मतलब कितना व्यय किया है और कितना मिला है, दोनों को माइनस करने के बाद जो घाटा होता है, बचता है, वो क्या होता है, वो है फिस्कल डेफिसिट। समझ रहे हैं, राजकोषीय घाटा। और ये राजकोषीय घाटा है जो देश का सबसे बड़ा घाटा है, ध्यान रखना दोस्तों। टोटल जितने भी घाटे हैं भारत में, ठीक है ना, सबसे बड़ा और प्रमुख घाटा कौन सा है, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, ये इस टॉपिक से संबंधित है, फिस्कल पॉलिसी पढ़ी है तो इसका संबंध भी मुख्यतः फिस्कल डेफिसिट से ही है। आगे अगर दूसरे नंबर पर डेफिसिट की बात करें तो वो है रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब राजस्व घाटा है, जो ये डी सब डेफिसिट से संबंधित है। और रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा। राजस्व घाटा का मतलब हो गया राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से हम लोगों ने रेवेन्यू रिसिप्ट को हटाया घटाया दोनों को, तो हमें क्या मिला, हम लोगों को रेवेन्यू डेफिसिट प्राप्त हुआ। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राजस्व घाटा माइनस बराबर क्या हो रहा है, राजस्व घाटा माइनस राजस्व प्राप्तियां।
क्लियर हो गया दोस्तों? मैं हिंदी और इंग्लिश के टर्म दोनों साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे अगर बात करें पूंजीगत घाटा, जो कैपिटल डेफिसिट है, किसकी बात करें हम लोग? कैपिटल डेफिसिट की। तो कैपिटल डेफिसिट में दोस्तों आप लोग देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च माइनस कैपिटल रिसिप्ट मतलब पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत खर्च माइनस पूंजीगत प्राप्तियां। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जो कैपिटल डेफिसिट में का मतलब क्या होता है? जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। आगे अगर और डेफिसिट की बात करें तो चौथे नंबर पर आप लोग देखेंगे बजट घाटा। जो बजट डेफिसिट है, बजट से संबंधित है, जिसमें हम लोग कुल खर्च, जो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट, कुल खर्च में से हम लोग जब कुल प्राप्तियों को माइनस करेंगे, मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में से हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं? टोटल रिसिप्ट को माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है बजट डेफिसिट। क्लियर हो गया बजट डेफिसिट? और आगे आ जाता है प्राथमिक घाटा, जो प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है ना। जो प्राथमिक घाटा है, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं? राजकोषीय घाटा। जो ये फिस्कल डेफिसिट है, इसमें से हम लोग किसको माइनस कर रहे हैं? ब्याज अनुदान को। ये ध्यान रखना दोस्तों, राजकोषीय घाटा में हम लोग क्या कर रहे हैं? राजकोषीय घाटा में टोटल जो एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, ठीक है ना, तब हमें राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। तो राजकोषीय जो घाटा प्राप्त हो रहे हैं उसमें हम लोग ब्याज अनुदान को भी माइनस कर देंगे, तो हम लोगों को प्राथमिक घाटा प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो डेफिसिट से संबंधित है वो सारी चीजें बता दी हैं, और आज के वीडियो में जितना भी इंपॉर्टेंट था दोस्तों वो सारा कवर कर लिया है। और बजट से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो पॉलिटी से संबंधित है, जैसे कि बजट का प्रोसेस है, बजट को प्रस्तुत करना, तो वो हम लोग पॉलिटी के तहत देंगे। इकोनॉमिक्स के नजरिए से हम लोगों ने सारे अच्छे से कवर कर लिए हैं। अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में अच्छे से जवाब देना है, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और वीडियो को कितना सीरियसली देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। तो आप लोगों को इस वीडियो को 2-3 बार देखना है, अच्छे से नोट्स बना देने हैं, और समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या आगे क्या पढ़ाना चाहिए इसके अलावा वो भी आप लोग बता सकते हैं। साथ साथ अगर आपको लगता है पॉलिटी शुरू करनी चाहिए वो भी आप लोग एडवाइस कर सकते हैं, ताकि मैं वो भी शुरू कर दूं। तो सबसे पहला सवाल है आपके सामने, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? ठीक है ना, ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे अगर बात करें, ये थोड़ा ध्यान से अगर पढ़ा होगा तभी पकड़ पाओगे। योजनागत वे किस प्रकार के बजट से संबंधित हैं? ठीक है ना, अच्छे से पढ़ा होगा तब इसका जवाब दे पाओगे, ठीक है। आगे अगर मैं पूछूं, आगे अगर और पूछूं, संविधान के नहीं एक सेकंड, मनरेगा फंड सरकार के किस प्रकार के खाते का भाग है? इसमें आप लोगों को पता करना है, जो मैंने 3 प्रकार के खाते बताए हैं,
ठीक है, संचित निधि हो गया, मतलब कंसोलिडेटेड फंड हो गया, पब्लिक फंड हो गया, कॉन्टीजेंसी, तीनों में से कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। और इसके अलावा अगर बात करें आकस्मिक निधि से पैसे निकालने हेतु किसकी अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, और अगर पूछो तो अब आगे बात करते हैं बजट कौन सा विभाग तैयार करता है। तो ये दोस्तों 5 क्वेश्चन है, ये आपकी तैयारी को बताएंगे। इसमें कुछ सिंपल है, कुछ आप लोगों को थोड़े सोचने पड़ेंगे, वो सारी चीजें, ये 5 क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और इसके अलावा वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है वो भी दे सकते हैं, ताकि हम लोग पूरा अच्छे से कवर करते रहें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा हो तो, कमी हो तो जरूर बताएं, ताकि वीडियो में सुधार किया जा सके। और कल के वीडियो में हम लोग इसके आंसर भी बताएंगे। आप लोगों का यही काम है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे इसके 5 के आंसर चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।